हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बड़ी खास है। एक ऐसा पेपर जिसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है और अगर इस साल अगर पेपर में कुछ बदलाव किया गया या पेपर के डिफिकल्टी लेवल को चेंज किया गया, बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिल सकता है। 2024 के एसएससी सीजीएल में 24 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये पेपर। आज हमारे साथ आप सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस, बिल्कुल शुरू से अंत तक। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और पेपर का एक्चुअल एनालिसिस किया कैसे जाता है, आप ये चीज भी सीख सकते हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में। सो आप मेरे साथ रेगुलर लाइव भी अगर क्लास करना चाहें तो 11:30 बजे मैं लाइव जुड़ता हूं दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे साथ इस चैनल पे लाइव भी पढ़ सकते हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, मौके को जाने मत दीजिए, लाइव जुड़ना शुरू कीजिए। 11:30 बजे इंग्लिश के हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है 11:30 बजे बच्चे, ठीक है। तो हमारे साथ पीवाईक्यू सीरीज को तो एक्सपीरियंस करिए इस सेक्शन में, लेकिन लाइव जरूर जुड़िएगा। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस में। पहले डायरेक्शन को ध्यान से समझते हुए हमें अपने आंसर को करना है। जैसे सवाल कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। आपको दिए हुए 4 ऑप्शन से सही स्पेलिंग आपको चूज करनी है। डेफिनेशंस ऑफ जो कुछ भी है, अगर आपके सामने जब दिया हुआ एक ही वर्ड को 4 तरीके से लिखा गया है, 3 को गलत करके, तो फिर सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं बनती है। जब आप पीवाईक्यू बहुत सारे सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें डायरेक्शन पढ़ना है, किसमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, या केवल ऑप्शन देख के टिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे इसको ना तो डायरेक्शन पढ़ना था, ना तो सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ना था, केवल आपको ऑप्शन देखना था, क्योंकि एक ही वर्ड 4 बार लिखा गया है। सोवरेनिटी होता है, सही स्पेलिंग होती है SOVEREIGNTY। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी टू गवर्न, यानी कि संप्रभुता आपके पास है, कंप्लीट कंट्रोल आपके पास है, आपका ही सोवरेनिटी है, आपका ही दबदबा है। तो SOVEREIGNTY, ध्यान से एक बार देख लीजिए, SOVEREIGNTY, सोवरेनिटी। देखो इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे। इंडिया अचीव्ड फुल सोवरेनिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी 1947 की आजादी के बाद भारत को पूरी संप्रभुता मिली। सो ये कंप्लीट सोवरेनिटी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सेकंड वर्ड आपका एंटोनिम बताना है ऑफ फॉर्मेट। मैं आपको बता दूं, हम लोग यहां पे एक चीज जो पहले क्वेश्चन में रह गया, दैट इज टाइमर। हम लोग टाइमर के साथ क्वेश्चन करते हैं, तो एक सेकंड, टाइमर अगर ऐड हो जाता है तो हम क्वेश्चन टाइमर के साथ करेंगे, और नहीं होता तो ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं, ठीक है जी। नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं। फॉर्मेट के 4 ऑप्शंस हैं, सेपरेशन, रिमोटनेस, प्रॉक्सिमिटी एंड रेगुलेट। फॉर्मेट का सही अपोजिट इन चारों वर्ड्स में से कौन सा है? सबसे पहले तो फॉर्मेट का मतलब होता क्या है वो समझना जरूरी है। फॉर्मेट का मतलब है टू स्टिर अप और इंसाइट ट्रबल और रिबेलियन, यानी किसी को उकसाना, भड़काना, प्रवोक करना, गोड करना, इंसाइट करना, ये होता है आपका फॉर्मेट। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आप उसको देखो, जब कभी भी कोई चीज को भड़काया जाता है तो यानी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? कंट्रोल में होना, चीजों का नियंत्रण में होना, कंट्रोल में होना, दैट इज रेगुलेट करना। तो टू रेगुलेट यानी कि टू कंट्रोल और सुपरवाइज बाय रूल्स, जिसको हम नियंत्रण करना कहते हैं, वो आपके फॉर्मेट के अपोजिट में सिलेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस देखिए। सेपरेशन जो है प्यारे साथियों, इसका मतलब होता है चीजों का अलगाव। कहते हैं अब इनके बीच में सेपरेशन हो गया है, हमने सेपरेशन ले लिया है, अब हम साथ साथ नहीं रहते, ऐसे लोग बोलते हैं ना। द एक्ट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड अपार्ट, अलगाव को सेपरेशन कहते हैं। द सेपरेशन ऑफ द 2 फ्रेंड्स वॉज पेनफुल। आपके एग्जाम में सेपरेशन का सेपरेट जो वर्ड होता है ना, वो बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी स्पेलिंग होती है सेपा, साथ में रेट, ध्यान रखिएगा। सेपरेट ये कई बार स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जा चुका है। रिमोटनेस का मतलब होता है दूर होना, दूरी को कहते हैं रिमोटनेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिमोट जैसे होता है ना, टीवी वगैरह का रिमोट होता है, एसी का रिमोट होता है, तो दूर से ही आप ऐसे बटन दबाइए और वो चल जाता है। तो रिमोटनेस उसी से बना हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है दूरी। द स्टेट ऑफ बीइंग फार अवे इन डिस्टेंस, दूर होना। सो द रिमोटनेस ऑफ द विलेज मेक्स ट्रेवल डिफिकल्ट। और तीसरा वर्ड है प्रॉक्सिमिटी, मींस होता है करीबी,
पास पास होना, प्रॉक्सिमिटी कहलाता है, यानी नियरनेस इन स्पेस, पास पास होना दोस्तों। द स्कूल्स प्रॉक्सिमिटी यानी स्कूल का जो करीबीपन है, स्कूल का जो पास होना है टू द मार्केट, मार्केट से, वो इज कन्वीनियंट है, आराम से जाया जा सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने यहां पे सीखे। लीजिए टाइमर आ चुका है, अब थर्ड क्वेश्चन से टाइमर के साथ करेंगे। टाइमर आपको 15 सेकेंड्स काफी होगा। एंटोनिम बताइए हॉस्टाइल का। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे थोड़ी थोड़ी बात पे हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे थोड़ी थोड़ी बात पर हॉस्टाइल हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, बहुत ही आग बबूला हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, एक दूसरे पे एकदम मार काट पे उतारू हो जाते हैं, यानी दोस्ती खत्म। तो उल्टा क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाना, दैट इज फ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब पहले और अच्छे से समझते हैं। हॉस्टाइल का मतलब हो गया अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्टिक, जिसको हम कहते हैं शत्रुतापूर्ण, कि भैया आपस में एकदम उग्र हो गए हैं, आपस में लड़ने को उतारू हो गए, दैट इज हॉस्टाइल। द क्राउड बिकेम हॉस्टाइल आफ्टर द अनाउंसमेंट। वहीं पर फ्रेंडली इसका अपोजिट होगा, यानी कि मित्रवत रहना। द डॉग वॉज फ्रेंडली टू एवरीवन इन द पार्क। बाकी ऑप्शंस देखें तो इनकोहेरेंट का मतलब होता है अनक्लियर और डिसजॉइंड इन स्पीच और थॉट, दैट इज असंगत है या अस्पष्ट है कोई चीज, उसको इनकोहेरेंट कहते हैं। जैसे हिज स्पीच वॉज इनकोहेरेंट ड्यू टू नर्वसनेस थी जिसकी वजह से उसकी स्पीच इनकोहेरेंट रह गई। सेकेंड वर्ड है डाउटफुल। डाउटफुल को मतलब डाउट से जो फुल हो, यानी कि संदेह भरा पड़ा है। शी लुक्ड डाउटफुल अबाउट द रिजल्ट। और तीसरा वर्ड है ईगर, मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा उत्सुक होना, क्या बोलते हैं, उत्सुक, आतुर, उत्साहित, दैट इज ईगर, है ना, कीन होना, क्यूरियस होना। तो ये वर्ड्स आप इसके लिए यूज करते हैं। वेरी एंथुसियास्टिक और कीन को हम कहते हैं बच्चे ईगर। ही वॉज ईगर टू स्टार्ट हिज न्यू जॉब। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया वर्ड्स, और हर एक वर्ड की 100% एक्सप्लेनेशन। दिस इज एक्चुअली द एग्जैक्ट एनालिसिस जो आपको करनी चाहिए हर प्रकार के पेपर में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, एंड द अंडरलाइन वर्ड इज ऑब्ड्यूरेट। अब्दुल रेट बताने में बड़ा ही ऑब्ड्यूरेट है, जिद्दी है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। बाकी संडेस को पढ़ते हैं। एट टाइम डेविड बिहेव्स इन अ वेरी ऑब्ड्यूरेट मैनर टू किड्स। बिल्कुल सही है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है बच्चे जिद्दी। क्या होता है, तो हमें यहां पे जिद्दी चाहिए, क्योंकि उसने कहा मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग चाहिए। एनवियस होता है ईर्ष्या, जलन। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, एमिएबल मित्रवत, ट्रस्टिंग भरोसेमंद। तो सही जवाब आपका ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। अब से टीना जिद नहीं करेगी। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है हठी, जिद्दी, ठीक है। जैसे द चाइल्ड वॉज टू ऑब्स्टिनेट टू अपोलोजाइज, यानी बच्चा काफी जिद्दी था माफी मांगने में। ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी यही होता है, जिद्दी होना, स्टबन होना, ऑब्स्टिनेट होना। जैसे ही रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद भी। अच्छा, एनवियस का बता चुका हूं मैं, ईर्ष्या, जलन, जेलसी, उसको कहते हैं एनवियस। जैसे शी वॉज एनवियस ऑफ हर फादर्स प्रमोशन। एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार, मित्रवत होना थोड़ा सा। जैसे ही इज एन एमिएबल होस्ट हु मेक्स एवरीवन फील कंफर्टेबल या वेलकम। और ट्रस्टिंग मतलब होता है भरोसे, जो विश्वास जिस पर हो जाए, बिलीविंग अदर्स इजिली। जैसे चिल्ड्रन आर नेचुरली ट्रस्टिंग बाय नेचर, ठीक है। तो ये आपके सामने काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके सामने हुए। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको सिमिलर मीनिंग बतानी है। क्वेश्चन है आपका, सचिन तेंदुलकर वॉज एन इंडिस्पेंसिबल मेंबर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन हिज डेज, यानी अपने दिनों में सचिन तेंदुलकर साहब एक इंडिस्पेंसिबल मेंबर थे। हैं आपके हिसाब से क्या थे, वो ऑप्शनल थे, वो एसेंशियल थे, वो फंक्शनल थे, वो मोटिवेशनल थे? आपके हिसाब से कैसे मेंबर थे? एक महत्वपूर्ण मेंबर थे, एक जरूरी मेंबर थे, एक खास मेंबर थे, एक आवश्यक मेंबर थे। आवश्यक की इंग्लिश होती है एसेंशियल, ESSENTIAL। एसेंशियल मींस होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। संडेज को पढ़ के इस बात का अंदाजा आसानी से लग गया। जैसे कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वहीं पर इंडिस्पेंसिबल इसका मतलब अत्यावश्यक कोई चीज हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे एसेंशियल और नेसेसरी की स्पेलिंग याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा है कई बार। NECESSARY, अति आवश्यक होना। जैसे वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर
ह्यूमन सर्वाइवल। ऑप्शनल का मतलब है मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर इस प्रकार के इंसान नहीं थे कि भैया तुम खेलो चाहे तब हो ठीक है, ना खेलो तब हो ठीक है, तो ऐसे नहीं थे। वो एक जरूरी इंसान थे। तो ऑप्शनल का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, हो भी आ जाओ तो ठीक है, ना हो तब वो ठीक है, ऐसे नहीं थे वो। वेयरिंग अ टाई इज ऑप्शनल एट द इवेंट। फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शनल होना, सक्रिय होना, एक्टिव होना, एक्टिवेट रहना, वर्किंग और ऑपरेटिंग करेक्टली, जैसे कि द मशीन इज फुली फंक्शनल नाउ। और मोटिवेशनल का मतलब मोटिवेशनल, प्रेरणादायक, ही गेव अ मोटिवेशनल स्पीच एट द। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर मिल गया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, मास्टर सैम इज अ हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12। क्या बात है, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। टाइम्स ऑफ साथियों, सवाल है मास्टर सैम, सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगाया है के बाद आपने लिख दिया हैवीएस्ट और उसके पहले आर्टिकल आ लगाया, फिर आपने यहां पे बॉय लिख दिया, फिर इन ग्रेड 12। तो ग्रेड 12 के केवल एक व्यक्ति को आपने बात करी है, यानी ग्रेड 12 में बहुत सारे लोग होंगे जिसमें से केवल एक को चुना गया। तो डिग्री सुपरलेटिव चाहिए, ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल आ नहीं लेती बल्कि अपने साथ आर्टिकल दा लेती है। सो आपका आंसर होना चाहिए दी हैवीएस्ट, जो आ हैवीएस्ट है। मास्टर सैम इज द हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12, ये लिखना है आपको दा लिखना है उस आ की जगह पर। तो इसको हटा के यहां पे लिखिए द हैवीएस्ट, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव है। आगे बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं हम, और ये सवाल एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का है। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वॉइस के क्वेश्चन करना बहुत ही इजी होता है। समय समाप्त हुआ, आप ध्यान से देखें। अगर वॉज के साथ यानी वर्ब टू बी के साथ थर्ड फॉर्म दिया है तो वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। आपको इसको एक्टिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में आता है तो बी की फॉर्म हट जाता है और थर्ड फॉर्म बन जाए केवल सेकेंड फॉर्म। यानी कि आपको सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब का आपको लिखना है। बिना हेल्पिंग वर्ब के पास आपके पास एक ये है, क्योंकि गिवन का गेव केवल चाहिए, गेव, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, आपका नहीं है। तो करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन सी को जाता है दोस्तों, क्योंकि वॉज गिवन जब पैसिव है तो वॉज गिवन का ही एक्टिव चाहिए, दैट इज गेव, राइट। सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव, राइट, या गिवन का सेकेंड फॉर्म है गेव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, बिल्लियों के जैसा, फिलाइन, किनाइन, बोवाइन एंड टोरिन, कौन सा सही है? क्या क्वेश्चन बनाते भाई साहब, स्टैंडर्ड देखिए, ये सब क्वेश्चन के स्टैंडर्ड है। हालांकि आंसर आपका अच्छा है, आसान भी है, क्योंकि एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स बहुत बार पढ़ाया गया और मल्टीपल टाइम्स आपके पीवाईक्यू में पूछा गया, लेकिन बाकी ऑप्शंस बड़े खतरनाक डाले उसने। सही आंसर आपकी फिलाइन होता है बच्चे, रिलेटिंग टू कैट्स यानी बिल्लियों से संबंधित है। जैसे द फिलाइन क्रिएचर मूव्ड साइलेंटली थ्रू द बुशेस, झाड़ियों से चुप्पे से निकल गई। अच्छा बाकी देखो, CANINE का मतलब होता है कुत्तों के जैसा, कैनन का मतलब है कुत्तों के जैसा। द पुलिस ट्रेन्ड द कैनन यूनिट फॉर ड्रग डिटेक्शन। फिर अगला है बोवाइन, इसका रिलेटिंग है काऊ से या कैटल से, जो मवेशी होते हैं जानवर, उनके लिए यूज होता है। द फार्मर रेज्ड सेवरल बोवाइन एनिमल्स ऑन हिज लैंड। और दिस इज टॉरिन, टॉरिन का मतलब है रिलेटिंग टू बुल्स, जो साढ़ से संबंधित होता है। इंपॉर्टेंट सारे हैं क्योंकि नए नए दिख रहे हैं और ये पूछे जा सकते हैं आगे भी। द टॉरिन एनर्जी ऑफ द एथलीट इम्प्रेस्ड एवरीवन, एकदम साढ़ की जैसी एनर्जी लेके एथलीट आया है, उसने हर किसी को इंप्रेस कर दिया, तो खतरनाक एनर्जी। अगले प्रश्न पे आइए, अगला सवाल ये रहा। ईडियम है आपका गिफ्ट ऑफ द गैप, क्या मतलब होगा? राहुल वॉन द एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशन, ही इज लकी टू बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैप। वैसे तो गैप का मतलब होता है बड़बड़ाना, और अगर किसी इंसान को बड़बड़ाने का गिफ्ट मिल गया, इसका मतलब वो बोलता बहुत बढ़िया है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है अ लकी पर्सन, दूसरा है ऑनेस्ट पर्सन, तीसरा टैलेंट ऑफ फॉर स्पीकिंग। आपके प्रश्न का आंसर है अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, क्योंकि गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब टू द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, जिसमें बोलने की कला है। जैसे कि द पॉलिटिशियन ऑफन हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप व्हिच हेल्प्स देम इन्फ्लुएंस पीपल। सो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
पैरा जंबल की तरफ, इसमें आपको मिलेगा 30 सेकंड्स। ये है आपका 30 सेकंड्स के लिए, 15 की जगह 30 ले लीजिए। हाँ जी, फटाफट आंसर करें सभी। टाइम्स आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी को है, दैट इज सीबीडीए। देखो सीबीडीए कैसे है, एक बार इसको चेक कर लीजिए आप, फटाफट मेरे साथ ही चेक कर लीजिए। पहला पार्ट हमें खोजना है, इसमें कहता है द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी एंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। सही बात है, फिजिकल जो बेनिफिट है योगा का वो एंजॉय किया जा सकता है पूरे जीवन बिना किसी प्रकार की इंजरी या रिस्क के। पहली बात हो गई। दूसरे में कहता है इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस। तो किसके लिए उसने कहा है, योगा के लिए कहा है। इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉपर बॉडी मोशंस एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स। केवल ये दो चीजें उसको चाहिए। इट रेगुलेट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन द बॉडी को, द इंटेलेक्ट को एंड द स्पिरिट को। और लास्ट में इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन of all body organs and protect the body and mind from becoming unbalanced as a result of negative circumstances and unhealthy lifestyle। तो ये आपके सामने पूरा ऑर्डर हो गया एंड सही जवाब ऑप्शन डी को गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। कैस्केड का सिमिलर आपको चाहिए, क्रिटिसाइज, आर्केड, वाटरफॉल एंड गार्डन। क्या होगा? कैस्केड का मतलब होता है झरना, और झरना की इंग्लिश यहां पर एक ही है, ना तो क्रिटिसाइज होगा, ना आर्केड होगा और ना ही गार्डन होगा। आपका आंसर होगा वाटरफॉल। कैस्केड का मतलब होता है झरना एंड वाटरफॉल इज ऑल्सो झरना। द हाइकर्स रेस्टेड नियर द स्टर्निंग वाटरफॉल, अ कैस्केड ऑफ वाटर फ्लोड डाउन द रॉकी क्लिफ। ठीक है, क्रिटिसाइज है किसी की निंदा करना, आलोचना करना। द कोच क्रिटिसाइज्ड द टीम्स पुअर परफॉर्मेंस। वहीं पर आर्केड का मतलब होता है छज्जेदार बाजार जो होते हैं, कवर्ड पासेस विद शॉप्स एंड गेम्स, उसको आर्केड कहते हैं। जैसे वी स्पेंड आवर्स प्लेइंग गेम्स एट द वीडियो आर्केड। और आखिरी में है गार्डन, दैट इज योर बगीचा, जिसको हम कहते हैं शी प्लांटेड रोजेस इन हर फ्रंट गार्डन। तो ये आपके अच्छे अच्छे बाकी ऑप्शंस हो गए। जैसे यहां पे देखो बच्चे लिखा है आर्केड, एक होता है आर्केन। आर्केन एक अलग वर्ड है, आर्केड एक अलग वर्ड है। आर्केन का मतलब होता है समथिंग दैट इज हिडन, और आर्केड का मतलब होता है खेलकूद वाले चित्र। चलो आ जाओ। एक्टिव पैसिव वॉइस है, वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर। हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको बनाते हैं जब भी आपका हैव टू प्लस V1 होता है, इसमें इसी का पैसिव बनाते हैं। जो आपकी मेन वर्ब है केवल उसी का पैसिव बनता है और किसी का नहीं बनता। तो V1 बन गया पैसिव वॉइस में B प्लस V3, B प्लस V3। बाकी वर्ब में कोई बदलाव नहीं करते हम। हैव है या तो हैज है, मतलब हैव या हैज जो भी आएगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट बदल के हो सकता है, तो हो सकता है हैज आ जाए, टू अपनी जगह रहेगा, बस हमारा ये हो जाएगा। तो हैव टू बी थर्ड फॉर्म, ये चाहिए अपने को। इन दिस मैटर यहाँ पे तो है नहीं, सेड वेड कहां से पाओगे, यहाँ पे इज लगा दिया जबकि वहां पे हैव है। हाँ, लिटिल हैज टू बी सेड ये हो सकता है। लिटिल ये मस्ट पा गया कहां से, यहाँ पे हैड आ गया। तो आंसर एक ही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिटिल सिंगुलर है, हैज टू बी सेड हो गया इन दिस मैटर। करेक्ट आंसर आपके सामने। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं तो मैंने जो 11 बजे वाली 11:30 बजे वाली मेरी सीरीज चल रही है उसमें मैंने पढ़ाया है PYQ, तो आप यहां पे कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें वहां पर हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख लीजिए, आपका ये टॉपिक बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है दोस्तों। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिंगुलर है तो हैव नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हैज चाहिए। और आर्टिकल लिखा हुआ है तो आर्टिकल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, एंड यहां पे जो ए से शुरू है अफेक्ट, वो एक वर्ब होती है दोस्तों, और आपका जो नाउन होता है वो ई से शुरू होता है, इफेक्ट आपका नाउन होता है। तो हमें इफेक्ट वाला चाहिए, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को जाता है। दैट्स योर आंसर। यही रही आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का है। Sharat is always dash about showing up for work because he believes that tardiness
गेट्स अस नोवेयर, टार्डीनेस हमें कुछ नहीं दिलाती है, इसलिए हमेशा बढ़िया से करो। शरत इज ऑलवेज क्या है, पंक्चुअल है, पेशेंट है, सिलेक्टिव है, ड्रॉसी है, अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही बिलीव्स, क्यों टार्डीनेस कहीं पे नहीं लेके जाती, इसलिए वो बंदा हमेशा अपने काम को लेकर पंक्चुअल रहता है। देखिए ड्रॉसी का मतलब होता है अगर आदमी हमेशा ऐसे ऐसे, तो इसको ड्रॉसी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, नींद नींद में रहता है, निदासा कहीं लिखा होगा। ड्रॉसी का मतलब होता है नींद से भरा हुआ, उसको कहते हैं ड्रॉसी। अब अगर यहां पे उसने जो ज्ञान डाल दिया भाई साहब, इस ज्ञान के चक्कर में वहां पे ड्रॉसी नहीं डाल सकते अब। तो पंक्चुअल आपका आंसर हो जाएगा। पंक्चुअल मतलब होता है समय पे पहुंचने वाला, जैसे शी इज ऑलवेज पंक्चुअल फॉर हर क्लासेस, तो शरत हमेशा पंक्चुअल है ना, अपने अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क, हमेशा काम को दिखाने में, क्योंकि उसका ये मानना है कि आलसीपन जो है वो कहीं नहीं लेके जाता, टार्डीनेस। पेशेंट है बच्चे, एक तो पेशेंट मतलब मरीज होता है, दूसरा पेशेंट मतलब धैर्य रखना होता है, ठीक है। एबल टू एक्सेप्ट डिलेज और प्रॉब्लम्स, धैर्यपूर्वक, विदाउट बिकमिंग एनॉयड, धैर्यशील है। द डॉक्टर रिमेन्ड पेशेंट, धैर्य बना रहा। आगे आओ। सेलेक्टिव मतलब सिलेक्टिव पीस है भाई साहब हमारे पास, यानी लिमिटेड चयन किया हुआ, बस और कुछ नहीं है। ही इज वेरी सिलेक्टिव अबाउट द मूवीज ही वॉच्ड। एंड ड्रॉसी मतलब निंदासा होता है, जैसे द मेडिसिन मेड हिम फील ड्रॉसी ड्यूरिंग द लेक्चर। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला सवाल। दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ऐसी चीज जो अब एग्जिस्टेंस पे नहीं है, जैसे कि डायनासोर। अब डायनासोर क्या हो चुका है भाई साहब, वो गायब हो चुका है। तो ऐसी चीज जो अब गायब हो गई है, अब एक्सटेंस जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब गायब हो गई। वैनिश्ड, रिमूव्ड, डिस्ट्रॉयड, एक्सटेंस। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कोई चीज का लुप्त हो जाना, अब गायब ही हो जाना, अब वो है ही नहीं, अब है ही नहीं, गायब ही हो गया, एक्सटिंक्ट कहलाता है। इसी से एक्सटेंशन बन जाता है दोस्तों, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, अब विलुप्त हो गया, धरती है से गायब। और डायनासोर पर एग्जाम्पल भी है, हैव बीन एक्सटिंक्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है। चलो आ जाओ। वैनिश्ड का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, अचानक से पूरी तरीके से। द मैजिशियन वैनिश्ड फ्रॉम द स्टेज इन अ फ्लैश। रिमूव्ड का मतलब किसी को निकाल देना, रिमूव कर देना, जैसे द स्ट्रेन वर रिमूव्ड यूजिंग डिटर्जेंट। और डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट करना, तबाह करना, डिस्ट्रॉय कर देना, गिरा देना, डिस्ट्रॉय कहलाता है। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेस इन द विलेज। ये आपके सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हुए और करेक्ट आंसर आपका एक्सटिंक्ट को जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, करते चलिए फटाफट सभी लोग। हाजी हो गया, अरे 20 सेकंड तक पहुंच गए। अरे टाइमर क्यों चलाया, क्वेश्चन तो पूरा ही पढ़ दिया था, क्वेश्चन तो डाला ही नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए साथियों। I had not only helped her by giving hints but also by providing her links. पोजीशन मिस्टेक है बच्चे। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, पैरेलल होने का कॉन्सेप्ट है। ये आपका कंजंक्शन आपने पढ़ रखा होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका रूल ये होता है कि हमारे कंजंक्शन के ये दोनों पार्ट सेंटेंस के एक जैसी चीजों के साथ होने चाहिए। जैसे देखो तुमने नॉट ओनली को मेन ऑफ से पहले लिख दिया है ना, और बट ऑल्सो को प्रेपोजिशन से पहले लिख दिया, मिसमैच हो गया। अब या तो दोनों मेन ऑफ के पहले लिखो या तो दोनों प्रेपोजिशन के पहले लिखो। दोनों मेन ऑफ कैसे कर दें, मेन ऑफ है कुल एक ठो है, दो ठो जब मेन ऑफ है नहीं है तो कहां दोनों कर देंगे, तो बेहतर है दोनों प्रेपोजिशन कर दो। तो जैसे वो बाय प्रोवाइडिंग है वैसे ये बाय गिविंग है, तो आपका ये जो नॉट ओनली है ना वो यहां पे लिखा होना चाहिए। तो आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग हर लिंक्स। करेक्ट आंसर हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, ये देख लो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को जाता है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन। अच्छा, नीना हैज नॉट इट लर्नड हाउ टू स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। ईडियम है यार, ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाला पार्ट, ये ईडियम है, देख रहे हो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये फ्रेज रिप्लेसमेंट है, उसको हटाना है और उसकी जगह बताना है, उसको मतलब उसकी जगह बताना है क्या आएगा। सो देखो ये आपका ईडियम है बच्चे, इसका मतलब होता है स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट का मतलब होता है टू बिहेव प्रॉपरली, एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड स्टॉप फुलिश और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये आपका आंसर है।
अब आपके ऑप्शन सी में लिखा है कि इंप्रूव हर अब्सर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली। इसका मतलब अपने स्टॉप करो ना भाई साहब जो फुलिश बिहेवियर है ना, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, फुलिश बिहेवियर, स्टॉप करने का मतलब है उसको सुधारो और सही चीजें करो। तो इंप्रूव करो अब्सर्ड बिहेवियर को, वही फुलिश बिहेवियर, अब्सर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन है, एरर है क्या? कंटेन्स एन एरर। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। दीपक को इंजीनियर बनना है भाई साहब, दीपक के पास कुछ काम धाम नहीं है। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली, ठीक है, वो ये कर रहा है क्या करने के लिए? टू बिकम। तो दीपक क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। कितना इंजीनियर बनेगा? कोई स्पेसिफिक तो किया नहीं इस वर्ड को, तो दा क्यों लगा दिया? टू बिकम एन इंजीनियर, एन होना चाहिए ना, वहां पे दा कहां से लगा दिए? क्या स्पेसिफिक है उसमें? रॉन्ग है ना। तो सही आंसर होगा डू नॉट यूज दा, उसकी जगह पे आपको एन लगाना है। इंजीनियर के साथ आपको एन लिखना है, वोवेल साउंड जनरेटर है और ऐसा कुछ वहां पे स्पेसिफिक नहीं है आपका वो नाउन, तो हम वहां पे दा लगा ही नहीं सकते हैं, एन ही लगेगा। ये किधर आ गया भाई? चलो यहां पे करो। डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे को क्या कहते हैं? स्टोइक, सेप्टिक, प्रैग्मेटिक, सिनिक। कौन सा सही जवाब है दोस्तों? कौन सा सही जवाब है? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब है डीलिंग विथ थिंग्स रियलिस्टिकली, व्यवहारिक रूप से चीजों का को सुलझाना। जैसे शीटू का प्रैग्मेटिक अप्रोच सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टोइक का मतलब होता है दर्द या कष्ट को बिना शिकायत के सहना, इंड्योरिंग पेन और हार्डशिप विदाउट कंप्लेन। जैसे ही रिमेन्ड स्टोइक आफ्टर इवन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। अच्छा, सेप्टिक का मतलब है संदेह करने वाला जो व्यक्ति होता है, कई बार सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया है, अ पर्सन हु डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स, संदेह ही रहता है, इसको डाउट ही रहता है। द सेप्टिक क्वेश्चन एवरी क्लेम मेड बाय द स्पीकर, है ना। जैसे देश में बहुत ज्यादा चलता है, जब कभी भी देश में कुछ होता है, आपने देखा होगा जैसे कि देश में जब क्या कहते हैं, देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो वहां पे फिर कुछ लोगों ने सबूत मांगा था। उनका कहना था नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबूत दिखाइए आप, तो उनको आप सेप्टिक कह सकते हैं, वो संदेह कर रहे थे। और सिनिक का मतलब होता है बच्चे निंदक, जो दूसरों पर भरोसा ना करें, उनकी निंदा करें हमेशा, है ना, उसे को कहते हैं। जैसे द सिनिक डिड नॉट ट्रस्ट द पॉलिटिशियंस प्रॉमिस। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, गिल्टी, एडमिट, एग्री, अटेम्प्ट। कौन सी स्पेलिंग गलत है प्यारे साथियों? कौन सी स्पेलिंग गलत है? अटेम्प्ट की स्पेलिंग में टी डबल होता है बच्चे, सिंगल टी लिखा हुआ है। ए डबल टी ई एम पी टी होता है, ए डबल टी ई एम पी टी। अटेम्प्ट मतलब कोई चीज प्रयास करना, कहते हैं ना कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा। ही मेड एन अटेम्प्ट टू क्लाइंब द माउंटेन। एग्री मतलब सहमत होना, जैसे आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आपका लिखा हुआ है एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। शी एडमिटेड हर मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। गिल्टी मतलब अपराधी होता है, दोषी होता है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट इन कोर्ट। तो ये आपके सामने काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम यहां पर क्लोज टेस्ट में, ध्यान से पढ़ेंगे और गलती ना हो ऐसा कोशिश करेंगे। चलिए आंसर करिए फटाफट। टाइम्स अप साथियों, सवाल है अ डांस विच इज क्रिएटेड और कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स। अकॉर्डिंग के साथ तो वही आना चाहिए दोस्तों, तो ये तो बहुत आसान हो गया पहला वाला। अकॉर्डिंग के साथ टू आएगा और तो कोई आएगा नहीं। देखो अकॉर्डिंग है तो टू आएगा, अकॉर्डेंस होता तो विद आता। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डेंस विद, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चा भूल जाता है और सोचता है अकॉर्डिंग है मार दो टू लगा दो, नहीं, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डेंस विद द टेनेंट्स। चलो पहले आप करते चलो। हरी अप एवरीबॉडी। टाइम्स ऑफ साथियों, उसके बाद कहता है द टू ब्रॉड डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर द तांडव एंड द लस्य। तो ये आपके दो ब्रॉड क्या चीज है? दो ब्रॉड ऑप्शंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, क्राइटेरिया है या डिस्प्ले है। तो भाई साहब ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं उन क्लासिकल डांसिंग के। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, जो उनके दो पहलू है। ये कोई चॉइस नहीं दे रहा है कि ऑप्शन बोल दो, क्राइटेरिया नहीं है, ना तो कोई डिस्प्ले है।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टू ब्रॉड जो है ना वो टू है, तो आपका यहां पे जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए। तो आपका ये जो डिस्प्ले वर्ड है ना ये सिंगुलर है, तो वैसे डिस्प्ले तो ऐसे ही साइड हो गया, ये तीनों प्लूरल है, ऑप्शंस हो नहीं सकता, क्राइटेरिया हो नहीं सकता, सही आंसर आपका हो जाएगा एस्पेक्ट्स, जिसका मतलब होता है पहलू। आगे बढ़िए दोस्तों, करते चलिए फटाफट, अच्छे क्वेश्चंस हैं। टाइम्स ऑफ साथियों, सवाल इसके बाद कहता है कि पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द तांडव, ग्रेस एंड डेलिकेसी ऑफ द लस्य, तांडवा इज डैश विद शिवा, तांडवा इज क्या होना चाहिए विद के साथ, रिनोवेटेड इज के साथ फर्स्ट फॉर्म, और ये कोई रिनोवेशन थोड़ी चल रहा है, बिल्डिंग पुरानी हो गई करेंगे, एसोसिएटेड के साथ विद आता है, फ्लोरिस्ड इनफॉर्म्ड क्या करेंगे, वो कहना चाह रहे हैं कि जो तांडवा है वो शिवा से जुड़ा हुआ है, दैट इज एसोसिएटेड, तो सही आंसर आपका एसोसिएटेड हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती तो ये लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट पे आइए साथियों, अगला सवाल ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। एंड लस्या विज पार्वती, डांस विच इज प्योर मोमेंट इज कॉल्ड नृत्य, ठीक है, एंड डांस विच इज डैश इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, एंड डांस विच इज वेजिटेटिव इन नेचर, हैफजार्ड इन नेचर, कमोडियस इन नेचर, इंटरप्रिटेटिव इज नेचर, इंटरप्रिटेटिव इज नेचर, कौन सा होना चाहिए दोस्तों। अब आप इसके लिए पहले वाली लाइन को पढ़ो कि डांस विच इज प्योर मूवमेंट है उसको कहते हैं नृत्य, तो पहले वाले में मूवमेंट प्योर है, सब समझ में अच्छे से आ रहा है, दूसरे वाले में एकदम उलूल जुलूल हो जाएगा, तो आपके पास वो हो गया आपका सामने, दैट इज इंटरप्रिटेटिव, जिसका मतलब हो गया एक्सप्लेनिंग और क्लैरिफाइंग, व्याख्यात्मक चीजें कुछ होती है। द बुक क्या है, ऑफर्स एन इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, तो ये चीज है, इंटरप्रेट करना, उसको अपने हिसाब से चीजों को प्रेजेंट करना, उसको कहते हैं ना दोस्तों इंटरप्रिटेटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को जाता है, बाकी की मीनिंग ये लिखी हुई है देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, फिर उसके बाद देखिए, अ डांसर इज द क्लासिकल ट्रेडिशन हैज टू हैव years of training before he or she can begin to perform on the stage. The four main dash of classical dancing in India are Bharatnatyam, Kathakali, Manipuri, कथक भारत। ये आपके चारों क्या हैं, चारों स्कूल्स हैं, हो सकता है चारों फंक्शंस नहीं, करेक्टर्स नहीं, टर्मिनोलॉजीज नहीं, करेक्ट आंसर आपके स्कूल्स होंगे। ये चार स्कूल्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके चार पॉपुलर हैं भारत के अंदर, ठीक है, तो दे आर स्कूल्स, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, सो इस तरीके से हमने पूरे सवाल कंप्लीट किए, 25 क्वेश्चंस बड़े ही शानदार तरीके से। प्यारे साथियों, क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी, देखो ऐसी ही क्लास आपकी पीवाईक्यू की पूरी सीरीज हम चलाते रहते और आपको आते देखते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक, इस क्लास का हर एक क्वेश्चन को इतना डीप में उसकी एक्सप्लेनेशन में लिख के इसमें लगा के रखा हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर ये एनालिसिस आप सीख जाते हैं तो। मेरी क्लास रेगुलर ये तो देखिए, लेकिन 11:30 बजे लाइव क्लास भी होती है, ये जरूर अटेंड करिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ है। बाकी सीजीएल फाउंडेशन का कोर्स आया हुआ है, मात्र इस अमाउंट के अंदर 10 किताबें आपके घर भिजवाई जाएगी दोस्तों, और 750 से ज्यादा घंटे की क्लासेस होंगी, डाउट सेशन होंगे, बहुत सारी चीजें। ये सब कुछ अवेलेबल है दृष्टि लर्निंग ऐप पर। कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डन बच्चों, क्या कहते हैं? डन। अब आपको क्या करना है बच्चे, देखो अगर आप नए हैं तो इस सीरीज में हमने बहुत सारे पीवाईक्यू, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट 24 तारीख का था, इसके पहले का जब से एग्जाम शुरू हुआ है हम तब से इसको शुरुआत कर चुके हैं, तो आप शुरुआत से इसके सारे एपिसोड्स देख डालिएगा, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में नया पेपर सेट लेकर और धमाकेदार तरीके से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।